Good evening, guys. In continuance of part 3 of the attachment lecture, we will continue from Rule 48. Okay? Now, Rule 48 क्या कहता है कि जो attachment of the salary और allowances है of the government servant और रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी के जो सर्वेंट हैं उनकी जो सैलरी है उसमें से अटैचमेंट कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग सेक्शन 60 तो पढ़ चुके हैं कि जो 1000 रुपीज़ प्लस 2/3 ऑफ द रिमेनिंग को छोड़ के ये जो प्रॉपर्टी है ये अटैच नहीं की जा सकती है, उसके अलावा प्रॉपर्टी को अटैच करना है। तो अगर कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट का सर्वेंट है या फिर रेलवे का सर्वेंट है, लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है या किसी भी पब्लिक बॉडी का सर्वेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी और अटैचमेंट की डिग्री अगेंस्ट हिम है, ठीक है। तो वेदर द जजमेंट डेटर और डिस्पर्सिंग ऑफिसर इज और इज़ नॉट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, या तो वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हो या ना हो, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, कोर्ट में ऑर्डर दैट द अमाउंट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 बी विथहेल्ड फ्रॉम सच सैलरी और अलाउंसेस। तो जो सैलरीज और अलाउंसेस उसको मिलते हैं तो उन अमाउंट से, उस अमाउंट से जो यहाँ पर अटैचमेंट की जो अमाउंट है उसको विथहोल्ड किया जाएगा, इधर इन वन पेमेंट और बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स एज द कोर्ट में डायरेक्ट्स एंड अपॉन सच नोटिस ऑफ द ऑर्डर टू सच ऑफिसर, ठीक है, जो अपॉइंट किया गया है फॉर द विथहेल्डिंग ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती है, जैसे कि अगर वो सैलरी है और अलाउंसेस है आर टू बी डिस्पर्स्ड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज टू द local limits to which this code for the time being extends, the officer or the person whose duty it is to disburse the same shall withhold and remit to the court the amount due under the order और द मंथली इंस्टॉलमेंट एज द केस में भी। तो यहाँ पर जो पर्सन इंचार्ज है, ऑफिसर है, वो क्या करेगा, विथहोल्ड करेगा और जो प्रॉपर्टी जो सैलरी में से अमाउंट निकाला है वो डिस्पर्स करके कोर्ट को दे देगा, इधर मंथली और मंथली इंस्टॉलमेंट से और या फिर एक वन टाइम पेमेंट में से, एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि वेयर सच सैलरी और अलाउंसेस आर टू बी डिसबर्स्ड बियॉन्ड द सेड लिमिट। अब उन लिमिट के बियॉन्ड जाना है, ठीक है, तो ऑफिसर क्या करेगा, विद इन हुज लिमिट और विद इन हुज लिमिट हुज ड्यूटी इट इज़ टू इंस्ट्रक्ट द डिस्बर्सिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी और अलाउंसेस टू बी डिस्पर्स शल, वो क्या करेगा, रेमिट कर देगा। रेमिट कर देगा मतलब रेमिट टू द कोर्ट, छोड़ देगा, छोड़ना अपना हिस्सा। द अमाउंट ड्यू, क्या छोड़ देगा, अपना अमाउंट जो है ड्यू अंडर द ऑर्डर और मंथली इंस्टॉलमेंट्स as the case may be, and shall direct disbursing authority to reduce aggregate of the amount from time to time to be disbursed by the aggregate of the amounts from time to time remitted to the court, ठीक है। अब सेकेंड जो आता है सब क्लॉज सेकेंड, ये कहता है कि जो अटैचेबल पोर्शन है सैलरी का इज़ ऑलरेडी विथहेल्ड और रेमिटेड टू कोर्ट इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस एंड अनसेटिस्फाइड ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। तो जो ऑफिसर है पहले से ही इन्होंने ये अटैचमेंट करके कोर्ट को डिस्पर्स कर दिया है, द ऑफिसर अपॉइंटेड by the appropriate government in this behalf return the subsequent order to the court issuing it with a full statement of all the particulars of with all the particulars of existing attachment, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो सब रूल 3 कह रहा है कि एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल अनलेस इट इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल सेकेंड शल विदाउट फर्दर नोटिस और अदर प्रोसेस बाइंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लाइबल किया जाएगा फॉर सम पेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस रूल। मतलब कि अगर यहाँ पर जो पर्सन है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई है, ठीक है। नाउ द जजमेंट डेटर इज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ टू विच द कोड this code for the time being extend, and while he is beyond those limit he is in receipt of any salary or allowances payable to consolidated, अगर consolidated fund of India में से जाता है तो उसे withhold करना पड़ेगा और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी अराइज होती है, यही कहा है इस सेक्शन में, ओके।
Now let's move further for section rule 48A, attachment of a salary or allowances of private employee. पहले तो हम लोगों ने पब्लिक सर्वेंट की देख ली, अब प्राइवेट एम्प्लॉय की देख लेते हैं. सेम प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है रिगार्डिंग कि प्राइवेट एम्प्लॉय की जो पब्लिक एम्प्लॉय की पास थी, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज है वो क्या करेगा. जो ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, या फिर डिस्बर्सिंग ऑफिसर है, वो क्या करेगा, उस पर्सन की जो सैलरी में से वन इधर एट द इधर ऑन द वन पेमेंट या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में से एज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ये अमाउंट विथ होल्ड करके कोर्ट में जमा करवा देगा. ठीक है. अब सब रूल सेकेंड क्या कहता है कि वेदर द अटैचमेंट और अटैचेबल पोर्शन ऑफ सैलरी और अलाउंसेस इज ऑलरेडी बीइंग विथहेल्ड. तो अगर ये वही प्रोविजन को रिपीट कर रहा है कि अगर ये विथहेल्ड है, रिमिट है ऑफ द प्रीवियस एंड अनसेटिस्फाइड ऑर्डर है ऑफ अटैचमेंट, द डिस्पर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, शैल फोर्थविथ रिटर्न द सब्सिक्वेंट ऑर्डर. एक ऑर्डर पहले से ही निकाल दी है तो सब्सिक्वेंट ऑर्डर को यहाँ पर रिटर्न कर देगा टू द कोर्ट इशूइंग इट विद द फुल स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ एग्जिस्टिंग अटैचमेंट, की पहले से ही इसकी अटैचमेंट हो चुकी है तो जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर है, उसको रिटर्न किया जाएगा. ठीक है. नाउ थर्ड है कि एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल अनलेस इट इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल सेकेंड शैल विदाउट फर्दर नोटिस और अदर प्रोसेस बाइंड द एम्प्लॉयर. ठीक है. एम्प्लॉयर को बाइंड करेगा वेल द जजमेंट डेटर इज विद इन द लोकल लिमिट्स टू विच this code for the time being extend, and while he is beyond those limit, if he is in the receipt of salary or allowances payable out of the funds of the employer in any part of India, and the employer shall be liable for any sum paid in contravention of this rule. हम लोगों ने पहले देखा था कि 48 के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है किसी रूल को लेकर तो गवर्नमेंट लाइबल होगी. सो सिमिलरली प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में यहाँ पर उसका जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट रूल 49 इज अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. रूल 49 अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है पार्टनरशिप शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री. ठीक है. जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है उसको अटैच एंड सेल नहीं किया जा सकता है अदर दैन. एक्सेप्शन क्या है, जनरल रूल तो ये था, एक्सेप्शन क्या है, अदर दैन अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट द फर्म. अगर डिक्री पास्ड अगेंस्ट द फर्म हुई है या फिर और अगेंस्ट द पार्टनर्स इन द फर्म एट सच. ठीक है. तो इन केस में हम लोग अटैचमेंट और सेल कर सकते हैं. देन the court may on the application of holder of a decree against the partner make an order charging the interest of such partner in the partnership property and profits with the payment of the amount due under the decree and any other property जहाँ से आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पर रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग एंड इंक्वायरीज मेड कि कहाँ कहाँ से इनको इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है और वो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी एट द विश ऑफ द डिक्री होल्डर. ठीक है. अब थर्ड सब रूल क्या कहता है कि द अदर पार्टनर और पार्टनर शैल बी एट लिबर्टी एट एनी टाइम टू रिडीम द इंटरेस्ट चार्ज्ड और इन केस ऑफ सेल बीइंग डायरेक्टेड टू परचेज द सेल. तो जो अदर पार्टनर्स है, जो अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म है वो रिडीम कर सकते हैं इंटरेस्ट को. ठीक है. इंटरेस्ट या फिर रिडीम द इंटरेस्ट चार्ज्ड. ठीक है. अब फोर्थ क्या है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सब रूल सेकेंड शैल बी सर्व्ड ऑन द जजमेंट डेटर एंड हिज पार्टनर्स और सच ऑफ देम एज आर विद इन इंडिया. तो ये जो एप्लीकेशन है या फिर जो नोटिस, हाँ, ये जो एप्लीकेशन है जो जजमेंट डिक्री होल्डर करता है सब रूल सेकेंड के अंदर, तो इसे सर्व किया जाएगा जजमेंट डेटर और उसके पार्टनर्स को जो कि इंडिया में है. और जो सब रूल थर्ड के अंदर जो एप्लीकेशन है वो डिक्री होल्डर पास करेगा और जो पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं वो करेंगे. ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ रिडीम्शन ऑफ चार्ज. Then services under sub rule 4 and 5 shall be deemed to be services on all the partners. ठीक है. तो services का मतलब होता है services on all the partners and all orders made on such application shall be similarly served. ठीक है. तो ये था आपका सेक्शन रूल 49. अब चलते हैं रूल 50 की तरफ. एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अगेंस्ट फर्म.
Now, where a decree has been passed against a firm, execution may be granted. अगर डिक्री फर्म के अगेंस्ट चली गई है तो एग्जीक्यूशन कैसे ग्रांट किया जा सकता है? अगेंस्ट, यस, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट हो सकता है. अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड इन हिज ओन नेम अंडर रूल 6 or 7 of order 30, or who has admitted on the pleadings that he is or who has been adjudged to be a partner. तो ऐसा पर्सन जो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर करता है तो उसकी भी लाइबिलिटी आती है. ठीक है. Then against any person who has been individually served as a partner with a summon and has failed to appear. तो जो पार्टनर है और जिसे समन देकर बुलाया गया है और जो अपीयर नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. तो इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं. लेट्स मूव फर्दर फॉर रूल 51, अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ना वेयर द प्रॉपर्टी इज़ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जो कोर्ट में डिपॉजिट नहीं की गई है या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर के कस्टडी में भी नहीं है तो उसकी अटैचमेंट कैसे हो सकती है कि एक्चुअल सीजर कर लो उस प्रॉपर्टी को, एक्चुअल सीजर, एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी ब्रॉट इनटू द कोर्ट एंड हेल्ड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. तो उसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अटैचमेंट कैसे होगी? बाय एक्चुअल सीजर एंड प्रोड्यूस्ड इट बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट ऑर्डर करेगा फर्दर. ठीक है. अब रूल 52 क्या कहता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर. तो जो अटैच प्रॉपर्टी की गई है वो कस्टडी में है कोर्ट के या फिर पब्लिक ऑफिसर के. नाउ वेयर द प्रॉपर्टी इज टू बी अटैच इज इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय इन नोटिस to such court or officer requesting that such property and any interest or dividend becoming payable thereon may be held subject to further orders of the court from which the notice is issued. अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये लाइबिलिटी रहेगी कि वो फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आने तक इंतज़ार करे, मतलब ये अंडर द लाइबिलिटी रहेगी. प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी कोर्ट की या फिर कोर्ट की कस्टडी में है, ठीक है, इज़ इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, तो अगर यहाँ पर टाइटल या फिर प्रायोरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अराइज होता है बिटवीन द डिक्री होल्डर एंड एनी अदर पर्सन, ठीक है, कि जो कि जजमेंट डेटर नहीं है, डिक्री होल्डर है और दूसरा ही कोई पर्सन है, इनके बीच में टाइटल और प्रायोरिटी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो कोर्ट फर्दर ऑर्डर करेगा रिगार्डिंग दिस. ठीक है. अब आता है रूल 53. 53 कहता है कि अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज. ना वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज अ डिक्री either for the payment of money or for sale in performance of a mortgage or charge, the attachment shall be made. अब देखो कि अगर ये प्रॉपर्टी जो है डिक्री में जो प्रॉपर्टी दी गई है इज either for the payment of money है और for sale in the enforcement of a mortgage और charge है. ठीक है, कि जो मॉर्गेज में जो सेल होता है, ठीक है, या फिर जो चार्ज क्रिएट किया है, तो जो अटैचमेंट है वो कैसे मेड करेगी? इफ़ डिक्री वेयर पास्ड बाय द सेम कोर्ट देन बाय ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट. अगर डिक्री उसी कोर्ट ने पास की गई है देन बाय ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट. एंड इफ़ द डिक्री सॉट टू बी अटैच वॉज पास्ड बाय अनादर कोर्ट, और अगर अनादर कोर्ट ने इसको पास किया है देन बाय इशू ऑफ सच अदर कोर्ट of a notice by the court which passed the decree sought to be executed, requesting such other court to stay the execution of its decree unless and until कि अदर कोर्ट को ये ऑर्डर करेगा कि अपनी जो प्रोसीडिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसको स्टे करवा दो, अनलेस एंड अनटिल कब तक? ये जो कोर्ट है जो पास करती है, द कोर्ट विच पास द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड कैंसल्स द नोटिस और द होल्डर ऑफ द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो डिक्री होल्डर क्या है कि जो एग्जीक्यूट करवा रहा है, सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड. हिज जजमेंट डेटर विद द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ सच डिक्री होल्डर or with the permission of attaching court applies to the court receiving such notice to execute the attached decree. ठीक है, ओके.
अब बढ़ते हैं रूल 54 की तरफ, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होती है, शैल बी मेड बाय ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द जजमेंट डेटर, या फिर किसी और पर्सन को जो इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, उनको प्रोहिबिट किया जाता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाल के कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करें या फिर इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट ना करें। ठीक है, ट्रांसफ़र ना करें या फिर चार्ज क्रिएट होने ना दें। तो ये ऑर्डर, प्रोहिबिटरी ऑर्डर, कोर्ट निकालता है अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। सो फर्स्ट सब रूल ये हो गया। देन 1A क्या कहता है कि जो ऑर्डर आप यहाँ पे ऑर्डर शैल अल्सो रिक्वायर, तो उस ऑर्डर में अल्सो ये बात होनी चाहिए कि जो जजमेंट डेटर है कि उसने किसी एक स्पेसिफाइड डेट जो कि मेंशन कर रखी है ऑर्डर में, तो उस स्पेसिफाइड डेट को उसने कोर्ट अटेंड करना है टू टेक नोटिस ऑफ द डेट टू बी फिक्स फॉर सेटिंग द टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल के लिए जो डेट फिक्स की गई है उसके लिए उस डेट को फिक्स करने के लिए, ठीक है, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल की डेट को फिक्स करने के लिए जजमेंट डेटर को कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। अब सब रूल सेकेंड क्या कहता है, द ऑर्डर शैल बी प्रोक्लेम्ड एट सम प्लेस ऑन or adjacent to such property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and then upon a conspicuous part of the courthouse। तो अब इसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन कैसे होगी, प्रोक्लेमेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर बीट ऑफ ड्रम करेंगे जो पुराने ज़माने में करते थे, या फिर अदर कस्टमरी मोड है तो उस कस्टमरी मोड को फॉलो करेंगे, अफिक्स करेंगे उस कॉपी को कोर्ट हाउस में। ठीक है, फर्स्टली टू द कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देन ऑन द कोर्ट हाउस, एंड ऑल्सो वेयर द प्रॉपर्टी इज अ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इन द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड। और अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो एक लैंड है और जो रेवेन्यू पे करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वहाँ तो उसकी जो कॉपी है, ये प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा कि अफिक्सिंग अ कॉपी टू द कलेक्टर ऑफिस एंड वेयर अ प्रॉपर्टी इज लैंड सिचुएटेड इन ए विलेज ऑल्सो इन द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इफ़ एनी हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर दैट विलेज। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी गांव में है तो ग्राम पंचायत में इसको इसकी एक कॉपी लगा दी जाएगी। ठीक है, ईजी था अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकालेगी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट या फिर किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट जो इंटरेस्टेड है, कि उनको मना करेगी कि आप ट्रांसफ़र मत कीजिए इस प्रॉपर्टी को या फिर कोई चार्ज क्रिएट मत करिएगा। ठीक है, और उस ऑर्डर में ये भी मेंशन करेगी, एक डेट मेंशन करेगी कि जिस डेट पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा जजमेंट डेटर को, टू किस लिए, कि एक डेट फिक्स करे प्रोक्लेमेशन के लिए। अब प्रोक्लेमेशन कैसे होगा, बाय बीटिंग ड्रम, और उसको और देन अफिक्सिंग अ कॉपी। अफिक्सिंग कॉपी कहाँ पर की जाएगी कि फर्स्टली ऑन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ और एट सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन कोर्ट हाउस में, और अगर वो प्रॉपर्टी लैंड है जो रेवेन्यू भरती है गवर्नमेंट को, टू द कलेक्टर ऑफिस। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी विलेज में है तो ग्राम पंचायत में। देन आपका आता है रूल 55 विच डील्स विथ रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री। अब ये ध्यान से सुनना क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री हो रहा है, वेयर फर्स्टली द अमाउंट डिक्रीड विथ कॉस्ट and all charges and expenses resulting from the attachment of any property are paid into the court। तो जो अमाउंट डिक्रीड हुई है along with the cost and all the charges expenses जो भी है from the attachment of the property, ठीक है, so these are paid into the court, और satisfaction of decree is otherwise made through the court or certified to the court। तो अगर सेटिस्फैक्शन हो जाता है डिक्री का, या फिर और द डिक्री इज सेट असाइड और रिवर्स, या फिर डिक्री को सेट असाइड किया गया है या फिर रिवर्स्ड कर दिया गया है, तो द अटैचमेंट, तो क्या होगा, जो अटैचमेंट है शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन, तो अटैचमेंट विड्रॉन की गई है ऐसा समझा जाएगा। एंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द विड्रॉवल शाल इफ द जजमेंट डेटर सो डिजायर्स be proclaimed at his expenses
and a copy of the proclamation shall be affixed in the manner prescribed in the last presiding rule. और अगर ये प्रॉपर्टी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसका प्रोक्लेमेशन किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, विड्रॉन हो चुकी है फ्रॉम द अटैचमेंट, और इसका जो कॉस्ट है, जो प्रोक्लेमेशन का कॉस्ट है, वो जजमेंट डेटर बियर करेगा। और प्रोक्लेमेशन इन द मैनर, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा ना कि बीटिंग ऑफ ड्रम है, प्रॉपर्टी के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे अफिक्सिंग है, कोर्ट हाउस में अफिक्सिंग है, या फिर ग्राम पंचायत में, या फिर कलेक्टर ऑफिस में, तो ऐसे इसकी प्रोक्लेमेशन किया जाएगा। देन बढ़ते हैं रूल 56 की तरफ। रूल 56 क्या कहता है कि ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट टू पार्टी इंटाइटल अंडर डिक्री। अब जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो करेंसी नोट या फिर करंट कॉइन है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री क्या करेगा कि उसकी उस कॉइन्स को या फिर नोट्स को या फिर उसके कुछ पार्ट्स को टू द सफिशिएंट विच इज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री बी पेड ओवर टू द पार्टी इंटाइटल अंडर द डिक्री टू रिसीव द सेम। तो जो पार्टी यहाँ पर इंटाइटल है उसको दे देगा। ठीक है। लास्ट सब रूल 57, डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट। अब ये ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड कोर्ट फॉर रीजन पास एन ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। कोर्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है फॉर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। The court shall direct whether the attachment shall continue or cease। तो कोर्ट को ये तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा कि अटैचमेंट कंटिन्यू है या फिर सीज की गई है, एंड शैल ऑल्सो इंडिकेट दैट द पीरियड अप टू विच सच अटैचमेंट शैल कंटिन्यू, और कब तक ये प्रॉपर्टी अटैच रहेगी, या फिर और द डेट ऑन विच सच अटैचमेंट शैल बी सीज, या फिर कौन सी डेट को इस अटैचमेंट ये अटैचमेंट सीज की जाएगी। ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट, तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट, या फिर किस डेट को ये प्रॉपर्टी किस डेट तक ये अटैचमेंट में रहेगी, या फिर किस डेट को ये सीज हो जाएगी। ठीक है। एंड देन सब रूल सेकेंड क्या कहता है, इफ द कोर्ट ओमिट्स टू गिव सच डायरेक्शन द अटैचमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सीज्ड। कोर्ट अगर ओमिट कर देता है डायरेक्शन देने से, तो यहाँ पर अटैचमेंट क्या मानी जाएगी, डीम टू हैव बीन सीज्ड मानी जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अटैचमेंट। वी हैव completed our final rule and we have completed all the provisions of attachment in 3 parts. Thank you.